हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल आर के स्टडी आईक्यू में। तो फ्रेंड्स, जैसे हम एसएसटी मास्टर कैडर की जो तैयारी कर रहे थे, तो इसमें हमने कल किया था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नागरिकता मीन्स सिटीजनशिप। तो नागरिकता से संबंधित हम सब जो है सब डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नागरिकता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नागरिकता जो कौन से भाग में आता है और कौन सा इसका आर्टिकल है। तो भारतीय संविधान का जो भाग भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, भाग 2 में नागरिकता दिया गया है। नागरिकता से संबंधित भाग 2 है और इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल कितना है, 5 से 11 तक। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये मोस्टली जैसे नागरिकता कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 5 से 11, और नागरिकता कौन से भाग में है, तो वो है भाग 2 में। तो ये क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है हमारे मास्टर कैडर के लिए, कौन सी भाग में है। तो ये है नागरिकता के संबंधित 5 से 11 आर्टिकल में। तो भारत ने जो नागरिकता है वो कहाँ से प्राप्त किए हैं, नागरिकता शब्द, या कौन से संविधान से या कौन से देश से। तो नागरिकता है जो नागरिकता कौन से देश से ली गई है, ब्रिटेन से अडॉप्ट की गई है। तो भारत में जो ब्रिटेन की तरह ही एकल नागरिकता है, भारत में कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता। तो ऐसे नहीं कि जो राज्य की अलग हो और सेंटर की अलग हो। एकल नागरिकता का मीन होता है कि जो भारत में कोई भी सदस्य रहता है या मेंबर रहता है, तो उसे भारत की ही जो नागरिकता प्राप्त होगी, न कि किसी राज्य की या जो सेंटर की। तो ये है एकल नागरिकता। तो ये कहाँ से अडॉप्ट की गई है, ब्रिटेन से या इंग्लैंड से, या हम कह सकते हैं इसे प्राप्त की गई है या ली गई है। तो यहाँ से ब्रिटेन में और भारत में जैसे एकल नागरिकता है, और दोहरी नागरिकता भी होती है कई देशों में। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, सेंटर की अलग है और स्टेट की अलग है। सेंटर एंड स्टेट दोनों की नागरिकता अलग अलग है अमेरिका में, जिसे दोहरी नागरिकता बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो नागरिकता है उसके संबंधित जो विधि कौन बना सकता है, और किसी को नागरिकता देनी हो तो वो कौन देता है। तो इससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 11। तो इसमें क्या दिया गया है कि संसद जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति, तो ये किसको दी गई है, संसद को। किसी के बारे में भी कोई भी नागरिकता देनी हो तो वो कौन बनाती है, संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो इसी के तहत जो संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पास किया गया था। संसद के द्वारा ही अधिनियम लाया गया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ये नागरिकता के संबंधित हैं 1955। तो इसके तहत ही जो अधिनियम लेकर आई थी संसद, तो उन्होंने इस अधिनियम के तहत किसी को व्यक्ति को नागरिकता देनी हो तो देते हैं। तो इस अधिनियम में अब तक जो नागरिकता है, तो नागरिकता से संबंधित इस अधिनियम में अब तक 8 बार संशोधन हो चुके हैं। इस अधिनियम के अंदर 8 बार संशोधन हो चुके हैं। कितनी बार, 8 बार संशोधन हो चुके हैं। तो लास्ट अमेंडमेंट हुई थी या लास्ट संशोधन हुआ था, 8वां संशोधन, वो कब हुआ था,
वो हुआ था लास्ट संशोधन, लास्ट अमेंडमेंट। 8 हुई थी, 8 हुई अमेंडमेंट हुई है, जिसमें लास्ट अमेंडमेंट हुई है 10 जनवरी 2020 को संशोधन हुआ था। इसमें जो लास्ट वो हुआ था 10 जनवरी 2020 को, ये जो संशोधन होके लागू हो गया था। तो इसमें 6 कास्ट के लोग थे। संशोधन कौन सा हुआ था? लास्ट संशोधन जो 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया था, लास्ट अमेंडमेंट। तो इसमें क्या था कि 6 कास्ट के लोग थे। 6 कास्ट कौन कौन सी हैं? 6 कास्ट के लोग, 6 कास्ट के लोग कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है जैनिज्म, जैनिज्म। सेकंड है बुद्धिज्म, सेकंड बुद्धिज्म। थर्ड है, सॉरी ऊपर नीचे रह गया था जो, सॉरी, थर्ड है हिंदू, हिंदू। फोर्थ है सिख, और फिफ्थ है क्रिश्चियन, और सिक्स जो है पार्शियन, पार्शियन जो लोग हैं। तो ये जो 6 कास्ट के लोग हैं, इनको क्या दिया गया है कि जो ये जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदू, सिख और क्रिश्चियन या पारस, तो ये 6 कास्ट के लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत में आते हैं। ये अगर ये जो 6 कास्ट के लोग कौन कौन से देश से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों देशों से भारत में आते हैं 6 कास्ट के लोग। तो इनको 6 साल तक ही भारत में रहना होगा, और भारत में 6 साल तक रहने के बाद में इनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। 6 साल तक भारत में रहना होगा, और उसके बाद में इनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि जो वहाँ पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में है जो हमारे भारत के लोग रहते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो क्रिश्चियन या बुद्धिज्म, सिख, पारस के जो लोग हैं, तो वहाँ पे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो इसीलिए सरकार ने एक संशोधन किया है कि जो लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो भारत आ सकते हैं और 6 साल तक रहकर वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु कोई जो विदेश का नागरिक हो, उसे भारत में आता है तो उसे 12 साल तक भारत में रहना पड़ता है, तभी उसे जो नागरिकता प्राप्त होती है। परंतु इन 6 कास्ट के लिए जो छूट दी गई है सरकार के द्वारा कि आप अगर 6 साल तक रहोगे तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए उनको जो हम कह सकते हैं कि उनको एक मौका मिला है भारत में आने के लिए, ताकि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। तो आगे हम बात करेंगे कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, जो 1955 हमने पढ़ा था, उसके अनुसार भारतीय नागरिकता जो कितने प्रकार की दी गई है, जो भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? तो भारतीय नागरिकता हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारतीय नागरिकता हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार से हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जिसे बाय बर्थ भी कहते हैं, बाय बर्थ। तो कोई भी जो व्यक्ति है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को
या कोई भी व्यक्ति है उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ हो, या उसके बाद में 26 जनवरी 1950 के बाद में भारत में हुआ हो, तो वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा। किंतु इसके कुछ एक्सेप्शन है या कुछ अपवाद है कि कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता। वो है कि एक तो कोई विदेशी नागरिक है, जो विदेशी राजनेता है या कोई विदेशी नागरिक है, जैसे राजनेता, जैसे हम मान लेते हैं कि जो बाइडेन है या बराक ओबामा है या डोनाल्ड ट्रंप है। अगर उनका जो यहाँ पे आए हुए हैं भारत में, अगर उनके जो बच्चे ने यहाँ पे जन्म ले लिया है, तो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। सेकंड पे आता है कि अगर हमारे जो दुश्मनों के अधीन किसी भारतीय भूभाग में या भारत की जो ज़मीन पे किसी बच्चे ने जन्म ले लिया है, तो वो भी भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा, या दुश्मन। तो इन दोनों की जो भी बच्चे यहाँ पे जन्म लेते हैं तो उनको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। परंतु 26 जनवरी 1950 के बाद में या उससे 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद में भारत में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने आप भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो इस तरह अब जो 26 जनवरी 1950 के बाद में जो भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता संबंधी इस प्रावधान किया गया था, इसके संबंधित 26 जनवरी 1950 के द्वारा कि कोई भी भारत में जन्मा हो तो उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा। परंतु क्या हुआ बाद में 26 जनवरी 1950 के बाद में जो विदेशी घुसपैठिए थे या दुश्मन थे, तो वो बड़े स्तर पर या बड़े लेवल पर उनका इसका दुरुपयोग करने लगे। किसका? 26 जनवरी 1950 के बाद में जो लागू किया था अधिनियम, तो इसका दुरुपयोग करने लगे कि वो जो विदेश से आते तो यहाँ पे रहने लग जाते थे, हमारे पड़ोसी देश, तो उनको यहाँ पे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी ईजी से। तो उसके बाद में एक संशोधन हुआ 1986 को कि ये तो हमारी भारत की नागरिकता से संबंधित दुरुपयोग कर रहे हैं। तो 1986 को जो एक संशोधन हुआ, तो इसमें नागरिकता से संबंधित ये प्रावधान किया गया था कि जो नागरिकता है उससे संबंधित और कठोर अधिनियम जो नियम बनाए जाए। किसके संबंधित? नागरिकता के संबंधित जो नियम है वो और कठोर बनाए जाए, इसलिए ये 1986 जो अधिनियम बनाया गया था। तो इसके एक्ट के अनुसार जन्म से ही जो नागरिकता है, नागरिकता के लिए जन्म के आधार पर मैं आपको समझा रही हूँ तो जन्म के आधार पर ही किसी नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या इसमें क्या लिखा गया था इस अधिनियम में कि अगर कोई व्यक्ति है या अगर कोई बच्चा है तो उसके माता या पिता। तो पहले तो था कि अगर कोई जन्मेगा भारत में, इसके माता पिता भारत के हो या न हो तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। परंतु उसके बाद में क्या हुआ 1986 में, तो इसमें अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो उसके माता या पिता एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ही उसको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, अब जरूरी है ये कि भारत में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता भारत के हो। आगे हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट हमारा आता है वांशिक तौर पर। सेकंड पॉइंट है वांशिक तौर पर या बाय डिसेंट। तो वांशिक तौर पर कैसे नागरिकता जो प्राप्त कर सकते हैं, तो अगर किसी बच्चे का जन्म, इसमें क्या है वांशिक तौर पे, अगर किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद में भारत का कब 26 जनवरी 1950 को या बाद में भारत से बाहर
26 जनवरी 1950 को या उसके बाद में भारत से बाहर कोई दूसरे देश में हुआ हो किसी बच्चे का जन्म, तो उनके अगर भारत से बाहर हुआ किसी के बच्चे का जन्म, तो उनके माता या पिता कोई भी भारत का नागरिक हो तो जो बच्चा भारत का नागरिक हो सकता है। भारत से बाहर बच्चे का जन्म हुआ हो तो उनके माता या पिता एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उनको जो वांशिक तौर पर या वंश के आधार पर उनके बच्चे को नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अगर बच्चे का जो 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया भारत में, जो बाहर गए हैं कोई घूमने या उनके बच्चे ने बाहर जन्म लिया है, तो अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो 6 महीने के अंदर 6 मंथ के अंदर उस बच्चे का नाम जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा भारत के अंदर। तो सेकंड पॉइंट है इसका कि माता की जो नागरिकता के आधार पर भी माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था कि अगर माता जो भारत की है और उसके बच्चे ने विदेश में जन्म लिया है, तो इससे संबंधित संशोधन किया गया था, वो किया गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। इस संशोधन के आधार पर माता की जो नागरिकता के आधार पर बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सके थी। तो ये था वांशिक तौर पर कि अगर कोई माता पिता भारत का नागरिक है तो बच्चे का जन्म बाहर हुआ है तो वो ऑटोमेटिक ही जो भारत का नागरिक समझा जाएगा, परंतु 6 महीने के अंदर उसे भारत में जो रजिस्ट्रेशन उसका नाम है वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये था वांशिक तौर पर। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है पंजीकरण या बाय रजिस्ट्रेशन। तो पंजीकरण के द्वारा भी हम नागरिकता जो सिटीजनशिप है वो प्राप्त कर सकते हैं। कैसे हम देखते हैं, तो अब हम 11 पॉइंट के आधार पर देखेंगे कि भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। इसके 11 पॉइंट है पंजीकरण के। तो कैसे पंजीकरण करना है या कितने वर्ष के लिए हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका पंजीकरण के द्वारा। तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जो तिथि है वो 5 वर्ष पहले भारत में निवास करने वाला व्यक्ति क्या है कि इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है 5 साल से भारत में रह रहा है तो उसने भारत में जो रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। सेकंड पॉइंट आता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जो भारत में जन्म हुआ हो किंतु वो रहता बाहर है, भारत से बाहर रहता है किसी अन्य देश में, तो वो भी रजिस्ट्रेशन करवा के भारत में तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी है, जैसे कोई विदेश में भारतीय कोई नागरिक रहता है हमारा मूल भारत का, तो उसने किसी विदेशी महिला से विवाह कर लिया है तो वो उस महिला की जो नागरिकता है वो भारत की हो सकती है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तो उसके द्वारा वो उसको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है कि भारतीय नागरिकों के नए जन्मे बच्चे, भारतीय नागरिकों के जो जन्मे बच्चे हैं तो उनको नाम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उनको जो है नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इस तरह के सभी जो व्यक्ति हैं अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाकर और भारत की नागरिकता ले सकता है। तो आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर कोई 5 वर्ष तक भारत में रहता है, भारत में 5 वर्ष तक भारत में रहकर, और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति है वो भारत से बाहर रहता है, भारत से बाहर, तो वो भी रजिस्ट्रेशन करवा के
वो जो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और अगर कोई महिला ने भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया है तो वो भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। और फोर्थ पॉइंट में मैंने पढ़ा था कि भारतीय जो नागरिक हैं उनके नए जन्मे बच्चे वो भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे तीसरा पॉइंट। अब हम करेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है, प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से हम कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक रूप से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरलाइजेशन। तो इसके आधार पर हम नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि यदि कोई किसी व्यक्ति का जो भारत के साथ कोई भी लिंक नहीं है, प्राकृतिक रूप से या नेचुरल रूप से भारत से कोई लिंक नहीं है, तो उसे भारत में कितने वर्ष रहना होगा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए? 12 साल तक भारत में रहना होगा। सेकंड पॉइंट है कि भारत की भाषा आती हो उसे, ये इसकी शर्तें हैं कि वो जो विदेश में है बिल्कुल विदेशी है। अगर वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे 12 साल तक पहले भारत में रहना होगा और उसको जो भारत की भाषा आती हो और किसी तरह का कोई क्राइम नहीं किया हो, कोई भी अपराध नहीं किया हो, उसे कोई भी सजा नहीं मिली हो और वह भारत का जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके आधार पर जो प्राकृतिक रूप से भारत से कोई भी लिंक न हो अगर किसी व्यक्ति का, तो 12 साल तक भारत में रहकर और प्राप्त कर सकता है और भाषा आती है उसको भारत की और उसको कोई भी क्राइम न किया हो तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो ये था प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने का तरीका। तो अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि किसी भूमि के प्राप्त करने से, प्राप्त करने से इसके आधार पर हम कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं कि यदि भारत सरकार ने किसी नए जो जमीन को प्राप्त कर लिया है, जैसे हमारा ये भारत है तो इसे बाहर जैसे हमने बांग्लादेश से ज़मीन प्राप्त कर ली है भारत ने, तो भारत सरकार है वो जो भूमि प्राप्त की है उसमें जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी व्यक्ति हैं या कोई भी नागरिक हैं, तो वो उनको ऑटोमेटिक ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये इसमें था किसी भूमि के प्राप्त करने पर, तो भारत सरकार ने ये भूमि प्राप्त की है तो उसको ऑटोमेटिक ही जो भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये था किसी भूमि के आधार पर जो नागरिकता प्राप्त करना। तो ये 5 पॉइंट हमने कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है या नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है, नागरिकता का अंत या एंड कैसे हो सकता है नागरिकता का। तो इसको हम एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझाऊंगी। तो नागरिकता कैसे खत्म हो सकती है? अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की जो नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर दूसरे देश की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करेगा तो उसकी भारत में जो नागरिकता है वो समाप्त समझी जाएगी। सेकंड पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति है तो वो दूसरे देश की नागरिकता लेगा तो गवर्नमेंट खुद उसकी नागरिकता भारत से ख़त्म कर देगी। ये हमने ये भी पढ़ा था, परंतु इसका दूसरा पॉइंट है कौन कर देगा? गवर्नमेंट सरकार। थर्ड पॉइंट आता है
कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी भारत में कोई भी हानि पहुंचाई हो या कोई लॉस किया हो तो उसकी नागरिकता भी खत्म कर दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। कोई भी लॉस या हानि पहुंचाई हो किसको, भारत को, तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट है कि संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, संविधान के प्रति, वो संविधान के, हमारा जो संविधान है भारतीय संविधान, तो उसके कोई भी संविधान के विरुद्ध है, कोई भी व्यक्ति संविधान के विरुद्ध है या उसके विरुद्ध अनिष्ठा दिखाता है तो उसकी जो नागरिकता है भारत से खत्म कर दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है, फिफ्थ पॉइंट है कि युद्ध काल के समय अगर हमारे जो भारत में कोई भी युद्ध चल रहा है या कोई वार हो रही है तो उसमें जो हमारे दुश्मन है, शत्रु की सहायता करने पर, जैसे कोई भारत का नागरिक है, जैसे हम ही हो गए, अगर हम किसी दूसरे देश के साथ हमारी भारत की जो लड़ाई हो रही है तो उसमें हम जो दूसरे देश की सहायता करेंगे, अगर हम कोई दूसरे देश की सहायता करेंगे तब हमारी जो नागरिकता है वो समाप्त कर सकता है भारत सरकार, या कर दी जाती है। किसके द्वारा? लड़ाई के समय दुश्मनों की सहायता करने पर। 6 पॉइंट आता है। 6 पॉइंट में क्या है कि किसी भारतीय महिला द्वारा विदेशी व्यक्ति से विवाह करने पर, जैसे पहले में हमने पढ़ा था कि वो पंजीकरण में कैसे हम जो महिला है, अगर भारतीय महिला है तो अगर वो विदेशी व्यक्ति से विवाह करती है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर पंजीकरण में हमने पढ़ा था कि अगर विदेशी महिला भारतीय से विवाह करती है तो उसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है, परंतु भारतीय महिला जो विदेशी व्यक्ति से विवाह करती है वो उसके नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 7वां पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहता है, 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। भारत से बाहर रहता है 7 वर्ष तक लगातार, अगर वो भारत में कभी भी आया ना हो 7 वर्ष में तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की कि जो संविधान में नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान किया है, कौन कौन से इसके आर्टिकल है, कौन सा इसके आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है, तो वो हम करेंगे अब एक एक करके, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका पॉइंट है संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान, क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप मैसेज करके बाद में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो आपको पता ही है 75 085 40 239। तो इसमें हम आर्टिकल करेंगे 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक क्या दिया गया है, नागरिकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नागरिकता या आर्टिकल के संबंधित। तो संविधान के लागू होने पर जो नागरिकता के संबंधित जो भी अधिकार हैं वो आर्टिकल, नागरिकता के संबंधित जो संविधान के लागू होने पर जो भी दिए गए हैं नागरिकता से संबंधित, वो उनका आर्टिकल है 5 से 8 तक। और सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 की, आर्टिकल 5 में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में। जब संविधान प्रारंभ हुआ था, संविधान के शुरू
में नागरिकता या संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में है, नागरिकता के बारे में। तो इसके अनुसार या इसके अकॉर्डिंग संविधान में जो संविधान के शुरू में ऐसा हर एक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में अधिवास है। जब संविधान शुरू हुआ था या संविधान शुरू हुआ था उस टाइम कोई भी व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है या उसके जो माता पिता में से किसी का भी भारत में जन्म हुआ हो या मीन्स कम से कम भारत में 5 साल, या फिर माता पिता का जन्म हुआ हो, माता या पिता का भारत में जन्म हुआ हो, या फिर वो 5 साल तक 5 साल से मीन्स 1945 से 50 तक 1945 से 50 साल तक भारत में निवास कर रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा। ये आर्टिकल 5 में दिया गया है संविधान के शुरू होने पे नागरिकता। तो इसके आधार पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि जब व्यक्ति कोई संविधान जो शुरू हुआ था या लागू हुआ था तो उस टाइम भारत में व्यक्ति 5 साल से लगातार 5 साल से 1945 से 50 साल तक भारत में रह रहा है लगातार। तो अगर उसके माता पिता भारत में उनके माता पिता का भारत में जन्म हुआ तो भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और इसके आधार पर आर्टिकल 5 में ये सब कुछ दिया गया है। तो आगे हम करेंगे आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में क्या दिया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता। जब भारत का विभाजन हो गया था तो कुछ व्यक्ति जो पाकिस्तान में चले गए थे तो आर्टिकल में 6 में ये दिया गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता तो इसके संबंधित आर्टिकल 6 में दिया गया है कि इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता। तो पाकिस्तान से भारत आया है तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। पाकिस्तान से भारत आया है तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन कब? जब फर्स्ट पॉइंट है इसका कि उसके व्यक्ति का खुद का या उनके माता पिता का, माता या पिता या फिर दादा दादी या नाना या नानी, इनमें से किसी का भी जन्म भारत विभाजन से पहले भारत में हुआ हो तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। या फिर फर्स्ट तो ये है, शर्त है कि उसका या माता पिता का या दादा दादी का या नाना नानी का जन्म भारत में हुआ हो। कब? भारत विभाजन से पहले। जब भारत की जो विभाजन हुआ उससे पहले उनका जन्म भारत में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि वह 19 जुलाई 1948 से पहले आकर, उससे पहले आकर 19 जुलाई 1948 से पहले आकर अगर भारत में रह रहा हो या उसके बाद में आता है परंतु संविधान लागू होने से पहले भारत नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। समझ गए होंगे आप कि 19 जुलाई 1948 से पहले या फिर इसके 19 जुलाई के बाद में ही भारत में आता है, या फिर जो 19 जुलाई 1948 तक परंतु 1950 से पहले भारत में अगर उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो ये है आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 6 में दिया गया है 19 जुलाई 1948 से पहले या फिर उसके बाद में 1950 से पहले भारत में रजिस्ट्रेशन करवाकर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आर्टिकल
7 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 7 में दिया गया है भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता। भारत से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से वापस भारत आता है, पाकिस्तान से भारत। जैसे कोई व्यक्ति है वो विभाजन के टाइम जो या उससे पहले भारत से पाकिस्तान में चला गया है, तो वो पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है, वापस उनका जो भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है भारत का, तो उसको कैसे नागरिकता प्राप्त होगी व्यक्ति को? अगर कोई व्यक्ति है तो वो 1 मार्च 1947 कोई व्यक्ति है तो वो 1 मार्च 1947 के बाद में जो पाकिस्तान चला गया है भारत से, 1 मार्च 1947 के बाद में कहाँ पे चला गया है, पाकिस्तान में। और जो व्यक्ति है वह भारत का नागरिक बनना चाहता है 1 मार्च 1947 के बाद में, वो जो पाकिस्तान चला गया है, परंतु वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो उसे 19 जुलाई जो हमने पहले पढ़ा था 19 जुलाई 1948 तक भारत में आना होगा, या फिर उसे भारत में आना होगा। अगर नहीं आता है 19 जुलाई 1948 के बाद में, तो आर्टिकल 6 के अनुसार क्या होता है कि वो 1950 के लागू होने से पहले, जो संविधान लागू होने से पहले उसे भारत में 6 मंथ तक भारत में रहकर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर उसको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, ये इसमें आर्टिकल 7 में था। 8 में आता है आर्टिकल 8 में क्या है कि भारत से बाहर रहने वाले को नागरिकता, भारत से बाहर रहने वाले को नागरिकता। तो भारत से बाहर रहने वाले को नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है? तो इसके अनुसार, इस आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 8 में दिया गया है ये भारत से बाहर। तो इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति खुद या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी भारत में जन्म हो, किसी का भी जन्म हो इनमें से, किंतु व्यक्ति बाहर से जो है भारत से बाहर रहता है, तो उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा अगर उसने संविधान के लागू होने से पहले या बाद में उस देश में अपना नागरिकता संबंधी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत से बाहर कोई व्यक्ति रहता है तो उसके जो है माता है, पिता है या फिर दादा दादी है, तो उनका जन्म भारत में हुआ है, तो वो अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा के भारत में जो संविधान लागू होने से पहले, तो वो अपना जो भारत की नागरिकता है वो प्राप्त कर सकता है, भारत की नागरिकता। ये इजी है, कोई भी देश में रह रहा हो तो वो दादा दादी या माता पिता की नागरिकता के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आर्टिकल 9 में हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 9 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 9 है नो सिटीजनशिप, कोई नागरिकता नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो जैसे कोई व्यक्ति है, कोई कनाडा या अमेरिका में किसी व्यक्ति ने जो अपनी मर्जी से नागरिकता प्राप्त कर ली है वहाँ की, तो उसको जो नागरिकता है, भारत की नागरिकता है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। समझ गए आप कि विदेशी अगर हम अपनी बात करें तो हम जो विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो हम भारत के नागरिक बाद में नहीं रहेंगे, हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 9 में है नो सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 10 में, तो आर्टिकल 10 में इसके अकॉर्डिंग है, आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग है कि
किसी व्यक्ति की जो नागरिकता है तो उसके जो विधि के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकती है। कोई भी व्यक्ति को नागरिकता देनी है तो वो संसद विधि बनाएगी, संसदीय विधि के अधीन ही नागरिकता प्राप्त कर सकता है, विधि के अधीन, या फिर अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकता, विधि के अनुसार ही नागरिकता प्राप्त करता है। जिसे हमारी जो संसद द्वारा हमारी जो नागरिकता है उसकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, नागरिकता की संसद के द्वारा। तो ये था आर्टिकल 10 में। और अब हम बात करेंगे आर्टिकल 11 की। आर्टिकल 11 की हमने स्टार्टिंग में बात की थी। आर्टिकल 11 में क्या दिया गया है? इसमें आर्टिकल में दिया गया है कि जो है नागरिकता है वो संसद को विधि बनाने का अधिकार है, संसद को विधि बनाने का अधिकार है। क्या विधि बना सकती हैं? अगर नागरिकता में से कोई भी बदलाव करना हो या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हो तो ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हो, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये शक्ति संसद के पास है। अब हम बात करेंगे OCI कार्ड और PIO कार्ड। OCI कार्ड और PIO कार्ड, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे OCI कार्ड की। OCI कार्ड क्या होता है? OCI कार्ड का जो पूरा नेम है OCI कार्ड का वो है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो ये इसका OCI कार्ड का पूरा नेम है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो जिसका अर्थ है दोहरी नागरिकता या विदेशी भारतीय नागरिकता, दोहरी ओवरसीज होता है और दोहरी नागरिकता, जिसे भारत की भी नागरिकता प्राप्त कर ली और विदेश की भी। तो इसके अनुसार यह प्रावधान किया गया है OCI कार्ड के कि कोई भी जो प्रवासी भारतीय है, भारत से बाहर रहता है, जो किसी ऐसे देश में रह रहा हो जहाँ पे दोहरी नागरिकता प्राप्त है। कौन सी? दोहरी नागरिकता प्राप्त है। तो दोहरी नागरिकता का अधिकार है तो OCI कार्ड प्राप्त करके, जहाँ पे दोहरी नागरिकता प्राप्त कर सकता है तो वो OCI कार्ड प्राप्त कर सकता है। और इसके तहत जो पाकिस्तान प्राप्त कर सकता है, परंतु कौन कौन से देश हैं जो पाकिस्तान है? एक तो पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। तो इन तीनों देशों को छोड़कर सभी देशों के जो नागरिक हैं जो भारतीय मूल के हैं तो वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे OCI कार्ड किस लिए है कि जो विदेश में नागरिक रह रहा हो तो वो परंतु वो भारत का नागरिक है, परंतु वो विदेश में रह रहा हो तो वो OCI जो कार्ड प्राप्त करके भारत की नागरिकता भी प्राप्त कर सकता है। सेकंड आता है, सेकंड हम कर लेते हैं जो PIO कार्ड कौन सा होता है? PIO कार्ड, तो PIO कार्ड का जो फुल नेम है वो है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड, भारतीय मूल के व्यक्तियों का कार्ड
इसका जो हिंदी में अर्थ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, आयरलैंड आदि के जो 16 ऐसे देश हैं जिसमें भारतीय लोग जो बसे हुए हैं, तो PIO कार्ड प्राप्त करके, तो PIO कार्ड प्राप्त जो करने का अधिकार दिया गया है इनको। PIO कार्ड मीन्स क्या होता है कि इन्हें बिना पासपोर्ट, PIO कार्ड जिनके पास है वो बिना पासपोर्ट के भारत में आने जाने की स्वतंत्रता होती है, उनको फ्रीडम होती है, किंतु उन्हें जो भारत में आने जाने की स्वतंत्रता होगी, आने जाने की फ्रीडम होगी, फ्रीडम तो होगी इनको, परंतु वोट नहीं दे सकेंगे, मतदान नहीं कर सकेंगे। भारत में मतदान जो सूची है उसमें इनका नाम नहीं होगा, या कोई संवैधानिक पद पर प्राप्त, संवैधानिक पद है या हमारा भारत में, तो वो भी कोई प्राप्त नहीं कर सकेगा, या उनको कोई अधिकार नहीं होगा। और न ही उन्हें जो आर्टिकल 6 के द्वारा जो अवसर की समानता का अधिकार होगा। जैसे कोई भी यहाँ पे अवसर की समानता मीन्स कोई भी जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी जो विदेश में रह रहा हो। इनको बस इतना ही है कि वो भारत में आने जाने की स्वतंत्रता है, इनके पास कोई पासपोर्ट न हो या PIO कार्ड हो तो वो चल सकता है, वो भारत से संबंध बनाते रह सकता है, परंतु वो उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, कोई भी संवैधानिक पद प्राप्त नहीं कर सकता, या फिर कोई भी इनको जॉब में जो अपॉर्चुनिटी नहीं प्राप्त होगी। तो नागरिकता संशोधन जो विधेयक हुआ था, नागरिकता संशोधन विधेयक हुआ था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। तो इसके तहत क्या हुआ था कि जो PIO कार्ड है और OCI कार्ड है, इन दोनों को मिला दिया गया था। तो इन दोनों को मिलाकर, OCI कार्ड की इन दोनों योजनाओं को मिलाकर एक ही कर दिया गया था। कब? 2015 में। तो ये था, तो ये हमारा जो नागरिकता के संबंधित जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक कंप्लीट जो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मुझे फीडबैक देकर ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।